सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आज पंजाब और पख्तूनख्वा असम्बलियों में सेनेट इंतखाबात का अमल मुकम्मल हो गया, जिनके नताइज आने से ऐवान बाला में सियासी जमातों की सफ बंदी वाज़ेह हो गई। लेकिन दूसरी तरफ इंतखाबात से लेकर नताइज आने तक तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात, टिकट्स की तकसीम पर नाराज़गियाँ और बाज़ उम्मीदवारों का दस्तबरदार न होना पार्टी के लिए एक बड़ी आजमाइश बनकर सामने आया। पोलिंग के दौरान केपी में सिक्योरिटी सख्त रही, जबकि मीडिया पर भी पाबंदी के हवाले से कई सवालात जो हैं वो उठते रहे। इस सब के साथ एक नया तनाज़ा भी उभरा जब रिजर्व सीट्स के अरकान ने गवर्नर हाउस में हल्फ उठाया, जिसे तहरीक इंसाफ ने आईनी खिलाफ वर्जी करार दिया। ऐसे में सवाल ये कि ये सेनेट इंतखाबात मुल्क की सियासत और ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ के लिए किस समत का तयन करेंगे। इसी पर हम तज्जिया लेते हैं। साहब सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच। एहतशाम साहब, किस तरह से देख रहे हैं आप इन मामलात को, और सेनेट का जो इलेक्शन है इस हवाले से हम पहले भी अपने प्रोग्राम में भी बात कर चुके हैं। हॉर्स ट्रेडिंग के आपने बात की, और ये जो बाकी मामलात रहे, इसमें आप किस हद तक शफाफियत को समझ रहे हैं कि देखने में हमें मिली? आमना, पाकिस्तानी सियासत में शफाफियत तो अब मेरा ख्याल है बिल्कुल जिसको कहते हैं नया लफ्ज़ लगता है। जो हमारी सियासत है, और सियासत में तो कोई मॉरलिटी आपको कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आती। प्रेशर्स हैं, मफादात हैं सियासी जमातों के, इंडिविजुअल के, तो उसी तरह ही सारी दुनिया में होता है, लेकिन शायद हमारे यहाँ ज़रूरत से ज़्यादा है। अभी देखें सेनेट के इलेक्शन के बारे में 2 दिन पहले क्या डेवलपमेंट थी, कल रात तक क्या डेवलपमेंट थी, आज इस वक्त क्या हो गया। अब इस वक्त देखा जाए तो अब जिस तरीके से तय हो गया था कि जी अनअपोज बिला मुकाबला तय कर लिया गया था कि 11 सीटें हैं, 6 चली जाएंगी पीपल्स पार्टी PTI के पास, 2 PMLN के 1 PMLN के पास और 2 पीपल्स पार्टी और 2 JUI के पास। लेकिन अब क्योंकि आपने देखा कि एक साहब अभी भी दिशान नामी अभी भी एक हैं फील्ड में, वो पीछे नहीं हटे, बाकी लोग बैठ गए थे, तो लिहाजा कहा जा रहा है कि थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं अपसेट हो सकता है। लेकिन आमतौर पे यही कहा जा रहा है कि शायद रिज़ल्ट यही आएगा। लेकिन बदमज़गी जो पैदा हुई कल आपने देखा, मखसूस नशिस्तों के हवाले से अगर इलेक्शन का अपना कोरम पूरा पॉइंट आउट ना किया जाता तो मेरा ख्याल है ये लोग हल्फ उठा लेते। उनका ख्याल था, हुकूमत का ख्याल था, गंडापुर का शायद ख्याल था कि ये हल्फ नहीं उठा सकेंगे तो वोट नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपने देखा वो अदालत चले गए। आपने देखा फिर सुप्रीम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया गवर्नर साहब को, आप हल्फ ले लें। आज आप डेवलपमेंट ये है कि जी गंडापुर की हुकूमत फिर उन्हीं के पास चली गई है कि जी ये तो खिलाफ वर्जी की गई आन की, ये तो असम्बली के फ्लोर पे उनको हल्फ लेना चाहिए था। बहरहाल वो तो बात ख़त्म होगी। अब ये है कि जो सीटों के हवाले से जो हम देख रहे हैं, हमने कुछ थोड़ी बहुत इत्तेफाक राय पैदा हुआ था। लग रहा था कि ये बिकरिंग और कुछ ज़्यादा जो गवर्नमेंट और हुकूमत के दरमियान तनाज़ात हैं, डिफरेंसेस हैं, वो कम होंगे। वो एक तरफ तो लगता है कि जी सूबे की हद तक तो कुछ कम हुए थे और लग रहा था रिफ्लेक्शन सेंटर में भी आएगा। अब थोड़ा सा उसमें फ़र्क आएगा, देखते हैं क्या होता है। बाकी है कि मंडी पहले भी लगी थी, मंडी आज भी लगी है। अगर आप वाजपेयी साहब की बात सुने, उनसे पूछा गया कि जी मिर्ज़ा अफरीदी भी, उन्होंने भी 9 मई की मजम्मत की थी, आपने भी 9 मई की मजम्मत की थी, तो उनको टिकट मिल गया, आपको नहीं मिला। उन्होंने कहा मेरे पास 50 करोड़ रुपया नहीं है। तो पहले तो रेट था आमना 25 करोड़, चलते चलते 50 करोड़ तक पहुंच गया। ये तो खैर हमेशा से होता है, लेकिन इस वक्त हमने देखा बिला मुकाबला भी मुंतखब कराने में माल खिलाया गया, दिया गया। अब सवाल यह है कि मॉरल ऑफ द स्टोरी ये आमना के पावर पॉलिटिक्स जो है ना वो उसकी चलती है सारी दुनिया में। पॉपुलर पॉलिटिक्स भले आप अच्छे हों, लेकिन आपको अगर ऑर्डर दे दिया जाए अदालतों की तरफ से तो आपको करना पड़ता है। सन 2000 का मार्का इलेक्शन आपको याद होगा, अल गोर वर्सेस बुश अमेरिका में जो हुआ था। कैलिफोर्निया जो सबसे बड़ा इलेक्टोरल कॉलेज था, वहाँ पे वोटों में गड़बड़ हुई। टेक्निकल बुनियादों पे अल गोर डिप्लोमेट जो पार्टी का था अपना वो हार गया और बुश को, जूनियर बुश को जितवा दिया गया। तो अब यह है कि ये सियासत जो है ना जब चली जाए अदालतों में, जब सियासी जमातें अपने फैसले खुद नहीं करती तो फिर फैसले कहीं और से होते। अब देखिए अगली बात आमना बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब जहाँ तक PTI की सूबाई हुकूमत का ताल्लुक है, वो तो मेरी तलात ये है कि वो तो बता दिया गया है कि जी गंडापुर की हुकूमत कायम रहेगी। वो सिस्टम के लिए बड़ा ज़रूरी है उनकी हुकूमत का रहना। अब ज़ाहिर है 2 बंदे जो है ना ये हो गए, और तीसरे बैरिस्टर सैफ और बैरिस्टर गौर, क्योंकि कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी के अंदर इख्तलाफात ख़त्म किया जाए, बानी PTI की राय का बंदोबस्त किया जाए। लेकिन हॉक्स भी बैठे हुए हैं, वो दूसरी तरफ कुछ नहीं होने देते। तो मेरा ख्याल है अल्टीमेटली तो यही बात है आती है कि सियासत जो है मुफाहमत का नाम है। लोग कहते हैं कि काश पीपल्स पार्टी PTI वाले शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ लाई से उनके को मशवरा ले लें अभी भी, तो शायद उनके लिए सियासी तौर पे सर्वाइव करना आसान हो जाएगा। लेकिन लगता नहीं है, क्योंकि 1 मैन शो है। लोग कहते हैं PTI इमरान खान है, इमरान खान PTI है।
नीचे तक कोई किसी को ट्रिकल डाउन इफेक्ट पार्टी के अंदर किसी तरह का होता ही नहीं। वो वाले फैसले जो वन मैन शो की जानिब से भी हो रहे हैं, वन मैन की जानिब से वो भी आगे तक इम्प्लीमेंट हो रहे हैं नहीं हो रहे, सही से आगे पहुंचाए जा रहे हैं नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आगे बढ़ते हुए एनर्जी सेक्टर के हवाले से कुछ बात करते हैं। वर्ल्ड बैंक ने खबरदार किया कि अगर पाकिस्तान में बिजली की तरसील का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए पावर डिवीजन और डिस्कोस ने मंसूबे पर फौरी अमल दरामद ना किया तो वर्ल्ड बैंक से मिलने वाली $55 मिलियन की इजाफी क्रेडिट सहूलत मुतासर हो सकती है। इस क्रेडिट सहूलत की मंजूरी 27 जून 2025 को वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने दी थी ताकि सबसे कम कारकर्दगी दिखाने वाली हेस्को और पेस्को की कारकर्दगी को बेहतर बनाया जा सके। साथ ही आलमी बैंक ने सीमेंट, स्टील, फर्टिलाइज़र, टेक्सटाइल और पेपर एंड पल्प जैसी सनतों के लिए तवानाई की बचत और कार्बन में कमी की वाज़ेह हिकमत अमलियाँ पेश की हैं। ये कुछ तजावीज़ सामने रखी गई हैं। ये रहनुमा तजावीज़ माहौलियाती अहदाफ के हुसूल और तवानाई की बढ़ती लागत से निमटने के लिए तरतीब दी गई हैं। अब सवाल हमारे सामने ये है कि अगर ये क्रेडिट सहूलत मौसर अंदाज में इस्तेमाल ना हो सकी तो क्या पाकिस्तान तवानाई और माहौलियाती बहरान से निकल पाएगा? इसी के लिए इत्तशाम साहब के साथ हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर खालिद वलीद साहब ने एनर्जी एक्सपर्ट हैं, आपको प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे। डॉक्टर साहब, कितना अहम समझते हैं ख़ास तौर पे ये जो अभी सब मैंने जिस तरह से इंट्रो में आगाज़ में ये बात की पहले हिस्से में कि इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी इसको बेहतर बनाने के लिए जो एडिशनल हम देख रहे हैं फाइनेंसिंग है, इस पर इम्प्लीमेंटेशन को तेज़ करने के लिए कहा गया है। अदरवाइज़ वो जो $55 मिलियन का वर्ल्ड बैंक की जानिब से हमें मिल रहा है इस सारे सिचुएशन में, तो ये जो है वो असरअंदाज हो सकता है। ये कितना ज़रूरी है और कितना नागुज़ीर है, और इम्प्लीमेंटेशन में आप क्या रुकावटें देख रही हैं? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा कि पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के पावर सेक्टर के लिए, खासकर आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान में प्लानिंग जितनी भी हुई है आज तक, उसका फोकस जो है वो जनरेशन साइड पे रहा है कि किस तरीके से जनरेशन कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे डिस्ट्रीब्यूशन की एफिशिएंसी, डिस्ट्रीब्यूशन की जो रिकवरी के लॉसेज हैं उनको ठीक करना, वहाँ पे जो है वो परफॉर्मेंस को बेहतर करना, उस पे जो है वो फुकदान रहा है फोकस का। तो अब जाके उस पे फोकस जो है वो आना शुरू हुआ है, खासकर सर्कुलर डेट को कम करने के लिए और आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। तो वर्ल्ड बैंक दीगर डेवलपमेंट पार्टनर्स के साथ साथ जो इनकी एफिशिएंसी है उसको बढ़ाने में जो है वो आगे रहा है और उन्होंने काफी सारी फाइनेंसिंग भी दी है। प्रॉब्लम पाकिस्तान में यही आता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो उनकी इनएफिशिएंसीज इस हद तक पहुंच चुकी हैं कि अगर आप उनके लिए कोई एक फाइनेंसिंग चैनल निकालते भी हैं कि आप इनएफिशिएंसीज को खत्म कर सकें, तो उसको बरूए कार लाने के लिए, उस फाइनेंसिंग को पूरा करने के लिए, अपनी इनएफिशिएंसीज को कम करने के लिए वो एक प्लान जो है वो लेके नहीं आ सकते। खास तौर पे आपकी ये जो लो परफॉर्मिंग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं जिनका आपने भी जिक्र किया, हेस्को, पेस्को, मेप्को, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर आपके पास फाइनेंसिंग फैसिलिटीज अवेलेबल है, उन फाइनेंसिंग फैसिलिटीज को यूज करते हुए आपके पास प्रोक्योरमेंट प्लान नहीं है जिसके थ्रू आप इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकें, आपके पास जो है वो डेवलपमेंट प्लानिंग का फुकदान है, तो जब तक ये वाली चीजें, ये वाले प्लान्स अवेलेबल नहीं होंगे तब तक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज अपने नेटवर्क में इन्वेस्टमेंट्स नहीं ला सकेंगी, और जब तक इन्वेस्टमेंट्स नहीं आएंगी तब तक ये लोग अपने जो डिस्ट्रीब्यूशन साइड ऑफ द बिजनेस है उसको, उसकी एफिशिएंसी को नहीं बढ़ा सकते, अपनी रिकवरी रेशियोज को नहीं अच्छा कर सकते, एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं ला सकते, क्योंकि उसके लिए आपके पास ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ आपके पास प्रोक्योरमेंट प्लान्स, आपके पास जो डेवलपमेंट प्लान्स हैं वो लॉन्ग टर्म होने चाहिए। ये शायद तभी मुमकिन हो सकेगा जब हुकूमत इन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को कॉर्पोरेटाइज करेगी और कॉर्पोरेट प्रिंसिपल्स पे चलाएगी। तो शायद अगर आप एक साइड पे प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी बड़ा जरूरी है कि ये वाली सारी पॉलिसीज जो है वो इंटैक्ट रहें। तो हुकूमत को इस चीज को भी देखना है कि क्या कैपेसिटी अवेलेबल है इन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की। अभी हमने रिसेंटली देखा कि काफी सारे, ऑलमोस्ट सभी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के जो बोर्ड हैं वो चेंज हुए सवाए हेस्को के। तो हुकूमत को शायद कॉर्पोरेटाइजेशन को थोड़ा सा देखना होगा कि बोर्ड मेंबर्स को किस तरह से इंडिपेंडेंट करके गवर्नेंस को जो है वो लाया जा सकता है, ताकि आप जो ट्रांसपेरेंसी के साथ ये जितनी भी पॉलिसीज हैं प्रोक्योरमेंट से लेके डेवलपमेंट प्लानिंग तक वो आप कॉर्पोरेट स्टाइल में कर रहे हो, ताकि आपको डेवलपमेंट पार्टनर्स की जो सपोर्ट है उसको भी अलाइन करते हुए ये वाले डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज अपनी इनएफिशिएंसीज को कम कर सकें। जैसे जैसे इनएफिशिएंसीज कम होती जाएंगी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की, आपका सर्कुलर डेट भी कम होता जाएगा, रिकवरी रेशियो भी बढ़ती जाएगी, और शायद हम ग्रिड पे जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड जो कम होती जा रही है उसको भी ठीक कर सकेंगे। लेकिन मेरी राय में
आपको प्राइवेटाइजेशन के साथ साथ कॉर्पोरेटाइजेशन और कंपटीशन की फिजा को वो लेके आना होगा, तब जाके आप जो डेवलपमेंट पार्टनर्स की, खासकर वर्ल्ड बैंक की जो सपोर्ट है उसको हासिल कर सकते। ठीक, एहतशाम साहब, आप इसमें ताखीर की वजह क्या समझ रहे हैं? इम्प्लीमेंटेशन में क्या मामला हैं? बड़ी वजह ताख़ीर जो हो रही है आमला, इनकी जो ब्यूरोक्रेसी है, इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो लोग बैठे हुए हैं वो ना निजकारी करने देते हैं, ना इनको बेहतर करने की कोशिश करते हैं। मैं तो कहता हूँ अब इसको भूल जाना चाहिए कि कॉर्पोरेटाइज़ करने वाली बात हो सकती है। 75 सालों में सबक यही है कि यहाँ पे चीज़ें ठीक नहीं होंगी। ये आप जिनकोज़ हों, डिस्कोज़ हों, इनको जब तक हुकूमत इनसे जान नहीं छुड़ाती, देखें कितनी कोशिश की माजी में, हर दफ़ा रजिस्ट किया जाता है कि नहीं जी हम इनको बेहतर करेंगे, हमको वायबल बना देंगे, इनके लॉसेस कम करेंगे, प्रॉफिटेबल होंगे, कुछ भी नहीं हुआ। हर आने वाला दिन पहले दिन से जो है ना बुरा आ रहा है। तो नतीजतन ये है कि बहुत ज़्यादा करप्शन है। मेरी इत्तला के मुताबिक वर्ल्ड बैंक का सबसे ज़्यादा कंसर्न जो है ना वो प्रोक्योरमेंट पे है। जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, प्रोक्योरमेंट प्लान आमना मौजूद है, लेकिन उसमें इतनी ज़्यादा करप्शन है। देखें ना, $55 मिलियन है, तो मुझे ज़ाती तौर पे लग रहा है, मुझे नहीं पता किस हद तक सही है, $20 मिलियन तो लोगों की जेब में जाएगा। हर वो बात जहाँ भी पैसा बाहर से आता है वो देखते हैं कि इसमें से हमारी जेबों में कितना जाना है। देखें अभी अब निजकारी की बात हो रही है, PDM की पहली गवर्नमेंट देख लें, दूसरी गवर्नमेंट देख लें, अब 1.25 साल इनको हो गया है। आप मुझे बताएं, एक भी जो बात होती है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो नुकसान में, ख़ास तौर पर तीनों, इनको आप प्राइवेटाइज़ करें, जिनको जनरेशन कंपनी है जिनसे जान छुड़ाई जाए, जो नुकसान दे रही हैं, अल्टीमेटली जिसका फ़ायदा आवाम को होगा, कम पैसों पर बिजली मिलेगी आपको, वो नहीं होती नज़र आ रही है। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ जो हमने जिस तरह से बात की कि सनतों को तवानाई की बचत और साथ ही साथ जो कार्बन एमिशन है इसमें कमी लाई जा सकती है थ्रू टेक्नोलॉजी, ये वर्ल्ड बैंक ने कुछ तजावीज़ भी पेश की है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि कुछ इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो उन्होंने ये टेक्नोलॉजी अपना तो ली है, लेकिन बाकी जो हैं वो अभी तक यहाँ पर शिफ्ट नहीं कर पा रही। उसकी रीज़न आप क्या समझते हैं? देखें, इधर दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक ये कि वर्ल्ड बैंक का कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क है जो पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो 10 साल के अरसे में मिलने हैं, उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट पिलर जो है वो इंडस्ट्रियल डिकार्बनाइजेशन है। और दूसरा, पाकिस्तान ने जो IMF के साथ रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी साइन किया है, IMF का जो प्रोग्राम है $1.4 बिलियन का, वो भी क्लाइमेट चेंज के साथ लिंक्ड है। और जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज की वल्नरेबिलिटीज जो है वो बढ़ती जाएंगी, आपकी वो वाली इंडस्ट्रीज जो कि कार्बन इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं उनके ऊपर प्रेशर आता जाएगा। तो उस चीज को भांपते हुए वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों जो है वो डिकार्बनाइजेशन को अब फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ये एक मैक्रो क्रिटिकल इम्पैक्ट जो है वो इसका आना शुरू हो गया है। एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो यूरोपियन यूनियन का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, CBAM के नाम से। बाय 2030 यूरोपियन यूनियन अपने एरिया में जो एक्सपोर्ट्स आ रही होंगी, अगर वो कार्बन इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग के साथ आ रही हैं तो उनको टैक्स कर रहा होगा। तो अगर पाकिस्तान का नेशनल ग्रिड कार्बन इंटेंसिव है और उसमें कोल का या फॉसिल फ्यूल का रेशियो ज्यादा है, तो अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री या दीगर इंडस्ट्रीज जो है वो नेशनल ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी लेके अपनी मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, तो वो लेस कंपैटिटिव हो जाएंगी, उन पे टैक्सेस लगेंगे। तो उसको भी देखते हुए वर्ल्ड बैंक का जो प्रोग्राम है उसका एक बुनियादी लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज डॉक्टर साहब, ये वर्ल्ड बैंक जिस बात पे बहुत ज़्यादा एतराज़ कर रहा है, वो कहता है कि प्रोजेक्ट बनने से और प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने तक ये जो डेडलाइंस वो कहते हैं आप देते हैं, इस पर अमल नहीं करते। और इन सो मेनी वर्ड पर यही कह रहे हैं कि इसलिए डेडलाइन आप मीट नहीं करते कि इसमें करप्ट प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व हैं। आप नहीं समझते कि इस पे हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए? हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए। और आपकी बात जो प्राइवेटाइजेशन की है, मेरे ख्याल से प्राइवेटाइजेशन के साथ साथ कंपटीशन भी आना चाहिए। अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्राइवेटाइज कर देंगे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को या जो पॉलिसी प्लानर्स हैं उनको, उससे होगा ये कि आप सिर्फ पब्लिक मोनोपोली को एक प्राइवेट मोनोपोली में कन्वर्ट करे होंगे। अगर ये कम्पीट कर रहे हो यूनिट्स, तो जो है वो शायद ज्यादा एफिशिएंसी के साथ ये वाले इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क्स जो है वो लेके आए जा सकते हैं और प्रोजेक्ट्स को पूरा किया जा सकता है। हमारे पास मसला ये है कि जो प्रोजेक्ट्स की पाइपलाइन है या जो टाइमलाइन है वही पूरी नहीं हो पाती, जिसकी एक बुनियादी वजह आपने बड़े बता दी कि वो करप्शन है और अकाउंटेबिलिटी जो है वो होनी चाहिए। वापस अगर इंडस्ट्रियल डिकार्बनाइजेशन पे आए, तो अगर आप IMF का प्रोग्राम देखते हैं, रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी, उसमें भी आप देखते हैं कि कार्बन लेवी और कार्बन टैक्सेशन की बात हो रही है। और CBAM को भी देखते हुए अब हमारी इंडस्ट्रीज को ये करना है कि किसी तरीके से
वो अपने आप को लेस कार्बन इंटेंसिव करें। एक तरीका ये हो सकता है कि जितना भी पैसा कार्बन लेवी और कार्बन टैक्सेशन की मद में इकट्ठा हो रहा है, अगर आप इसका पूरा हुजम देखें तो ये पूरे रेवेन्यू का 10% बनता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इकट्ठा करना है, इसको रिसाइकल किया जाए उन इंडस्ट्रीज के लिए जो कि हार्ड टू एबेट सेक्टर्स हैं, और उनको कुछ जो है वो इंसेंटिवाइज करके एनर्जी एफिशिएंसी में, रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट लाई जाए, ताकि आप जो है वो इसको एक विशियस साइकिल को पॉजिटिव साइकिल बना सकें। उसके थ्रू आप जो है वो सीबैम के अंडर जो है वो आप अपनी एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस को जो है वो अब एक सतह पे रख सकते हैं जो कि पाकिस्तान के लिए फायदेमंद हो। थैंक यू सो मच। डॉक्टर खालिद वलीद हमारे साथ मौजूद है, एहतशाम साहब हमारे साथ ही रहेंगे। टेक अ ब्रेक है। वेलकम बैक नाजरीन। कुछ बात कर रहे हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो क्लैश हुआ उसके बाद अब तक क्या मामला चल रहे हैं। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान अगले 66 दिन निहायत अहम करार दिए जा रहे हैं, क्योंकि इन दिनों RSS की 100 साला तकरीबात और मोदी की आखिरी सालगिरह जैसे वाक़यात मुमकिन कशीदगी को जन्म दे सकते हैं। इसी दौरान बरतानवी लॉर्ड्स ने भारत की जानिब से सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर खबरदार करते हुए कहा है कि इससे करोड़ों लोगों की जिंदगियां दांव पर लग गई हैं। उन्होंने बैनुल-अक़वामी बिरादरी से अपील की है कि वो भारत के खिलाफ इक़दामात करे। दूसरी तरफ चाइना ने तिब्बत में दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाने का आगाज़ कर दिया, जिसकी सालाना पैदावारी सलाहियत 300 अरब किलोवाट बराबर होगी। ये मंसूबा भारत की ज़ेरे असर रियासतों और बांग्लादेश के इलाकों में पानी की शदीद कमी का पेश खैमा साबित हो सकता है, और चाइना इसे बतौर हथियार इस्तेमाल करने की ताकत भी रखता है। ऐसे में भारतीय वज़ीर ख़ारजा का दौरा चीन क्या दोनों ममालिक के दरमियान नए तनाव को कम करने में कामयाब होगा, और क्या बेसिकली चाइना से बढ़ता हुआ दोस्ती का हाथ है या कुछ और वजह है? इस पर हम एहतशाम साहब के साथ हमें ज्वाइन किया है अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने, हम चेयरमैन जवानाने पाकिस्तान, और बहुत अहम मामला पर अपनी तज्जिया पेश करते हैं। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला साहब। अब्दुल्ला साहब, एक तो हम ये देख रहे हैं कि मोदी साहब पर तलवार भी लटक रही है, क्योंकि RSS का एक एजेंडा है कि 75 ईयर्स उनकी मुद्दत होनी चाहिए और उसके बाद फिर आप जो हैं वो इस सीट पर नहीं बराजुमान रह सकते। अब ये इसको किस तरह से देख रहे हैं, और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये मामला कि जो चाइना के साथ अब जो बढ़ती हुए हम देख रहे हैं कि मामलात हैं, ख़ास तौर पे इंगेजमेंट्स हैं, ये क्या तनाव कम करना है या कुछ और मुहर्रिकात हैं इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, जहाँ तक मोदी का मामला है, मोदी का तो एक बड़ी वाज़ेह बात नज़र आ रही है, और वो ये है कि नरेंद्र मोदी जो है वो बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर हो रहे हैं। ख़ासतौर पे पाक भारत जंग के बाद जिस तरीके से एक ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त का सामना उनको करना पड़ा, और इसी वजह से उनको एक ऑपरेशन सिंदूर 2 लॉन्च करना पड़ा, उसकी बुनियाद के ऊपर मेरे ख्याल में उनके लिए मुश्किलात पड़ रही हैं। लेकिन इस सब के बावजूद एक बात बड़ी अहम है, और वो ये है कि नरेंद्र मोदी का क्या कोई मुतबादिल है? तो बिल्कुल है। इस टाइम पे अमित शाह जो है वो एक बहुत अहम आदमी के तौर पर उभर के आ रहे हैं, और सियासत बड़ी बेरहम होती है। सियासत जो होती है वो उसमें ये नहीं देखा जाता कि नरेंद्र मोदी कौन है क्या नहीं, क्योंकि अमित शाह ने अपना फ्यूचर बनाना है। इसी तरीके जिससे राजपाल सिंह वगैरह और दीगर जो है राजनाथ सिंह वगैरह, इन्होंने अपना फ्यूचर बनाना है। तो मेरा ख्याल है कि माइंडसेट है, वो भी इसी पॉलिसी को कंटिन्यू करेंगे या कुछ बेहतरी आएगी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी? नहीं, ये योगी आदित्यनाथ वगैरह जो हैं ये बड़े खतरनाक लोग हैं। ये एक बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू भी आ सकता है, और अगर ये योगी को उन्होंने चुन लिया तो फिर तो आपके लिए बड़ी मुसीबत बनेगी, क्योंकि ये तो नरेंद्र मोदी से भी बड़ा जो दरिंदा है, और इसलिए ये एक आइडियोलॉजी है, एक माइंडसेट है, और इस टाइम पे RSS का माइंडसेट जो है वो राइजिंग और शाइनिंग इंडिया की पॉलिसी को खा चुका है, और साथ ही साथ जो है उसने गांधी को जो है ना सिर्फ जाती तौर पे नथुराम गॉडसे ने मारा था जो कि RSS का नुमाइंदा था, बल्कि अब जो इनकी पॉलिसीज हैं उससे तो बड़ा वाज़ेह नजर आ रहा है कि ये एक पाकिस्तान के साथ उनकी मुखासमत एक आइडियोलॉजिकल बुनियाद के ऊपर है। इससे मोदी का होना या कांग्रेस का होना या किसी और का होना कोई मानी नहीं रखता, क्योंकि कांग्रेस के ज़माने में पाकिस्तान को 2 लख्त किया गया था। उनके ज़माने में भी जो है सरबजीत सिंह और कश्मीर सिंह जैसे दहशतगर्दों को यहाँ भेजा गया था। कुलभूषण यादव जो है वो बेशक इनके दौर में आया, लेकिन बाकी जो हम माजी के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटीज देखते रहे, जंगे देखते रहे, वो कांग्रेस जो है उसके अंदर बाकायदा उसने किरदार अदा किया। इसलिए मौजूदा सूरत हाल के अंदर मेरे ख्याल में जो अभी सूरत हाल बन रही है उसके अंदर अगर आप चाइना के हवाले से बात कर लें, देखिए चाइना के हवाले से बात बड़ी वाज़ेह है, और वो ये नजर आ रहा है कि चाइना जो है
वो पाकिस्तान के साथ अलल ऐलान खड़ा हो चुका है। मेरी आज ही चाइनीज सफीर से मुलाकात हुई और मैं समझता हूं कि वो बहुत ही अहमियत की हामिल है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि उन्होंने एक प्रिंसिपल्ड स्टांस जो है वो पाकिस्तान के हवाले से ले लिया हुआ है। अब ये नजर आ रहा है कि ये जो उन्होंने स्टांस लिया है, ठीक है कि भारत के साथ उनकी तिजारती हुजम जो है वो तकरीबन $100 बिलियन से तजावज कर गया है, लेकिन इस सब के बावजूद जो है उनको अच्छी तरीके से मालूम है कि मगरिब जो है भारत को एक टूल के तौर पर चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। अभी आपने डैमों का जिक्र किया, जो डैम इस टाइम पे तिब्बत के अंदर बनाने जा रहे हैं वो 50 मुरब्बा मील के ऊपर मुहित होगा, जिसकी तकरीबन जो डेप्थ है वो तकरीबन 2000 मीटर बताई जा रही है, जो कि बहुत बड़ा एक मामला है। अरुणाचल प्रदेश की जो वजीर आला है वो ये कह चुके हैं कि जनाब इस टाइम पे अगर ऐसा हुआ तो ब्रह्मपुत्र जो दरिया है वो जो है वो तकरीबन यांगसी रिवर, क्योंकि ये यांगसी रिवर के ऊपर जो है वो बन रहा है, लेकिन उसका मतलब यह है कि थ्री गॉर्जेस डैम के बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। 17 बिलियन तकरीबन $170 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है, जिससे तकरीबन 1 मिलियन से ज्यादा जॉब्स जो है वो क्रिएट हो सकेंगी ये चाइना के अंदर। दूसरी जानिब बात यह है कि इसकी जितनी बिजली की पैदावार है वो पूरे बर्तानिया की जो पैदावार है वो और जो उनकी कंजम्पशन है वो इसके मुकाबले में ये बना सकता है। यानी कि इतना बड़ा ये डैम है, 300 बिलियन किलोवाट आवर ये बनाएगा। और साथ ही साथ जो है वो ये कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो फिर दरिया ब्रह्मपुत्र जो है वो तकरीबन 80% जो है वो उसको नुकसान पहुंचेगा, ड्राई हो जाएगा। और इसका जो क्योंकि वो पहले इंडिया से जो है वो आता है और फिर इंडिया से बांग्लादेश में जाता है, सर, तो मैं आपकी इजाजत से एतराज उठाएगा। एहतशाम साहब की जानिब बढ़ूंगी। एहतशाम साहब, ये भारत चाइना को इस सिचुएशन में, क्योंकि हम देख रहे थे जब खास तौर पे पाकिस्तान और इंडिया का क्लैश था और कन्फ्लिक्ट था, उन दिनों में सबसे ज़्यादा जो ऑपोजिशन की जानिब से ताना सुनने को मिल रहा था वो ये कि हमने चाइना के साथ इतनी ज़्यादा स्पेस या गैप क्रिएट कर दिया कि पाकिस्तान पहले ही उनके करीब था, मज़ीद करीब हो गया। तो अब भारत ऐसे सिचुएशन में ऑब्वियसली वो सोचेगा अपने इंडिया चाइना के साथ ताल्लुकात को, तो वो क्या ऐसा ऑफर कर सकता है कि जिससे उनको लगे कि वो एक तवाज़ुन कायम कर सकते हैं, जो पलड़ा बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की तरफ एक टिल्ट है, झुकाव है, उसको कम करने के लिए। देखिए, हम ना कुछ बातें तो अब्दुल्ला बता चुकी हैं। मेरा ख्याल है मैं फोकस करता हूँ हिंदुस्तान और चाइना के ताल्लुकात के हवाले से, जो अल्टीमेटली रिफ्लेक्ट करेंगे पाकिस्तान के ताल्लुकात के साथ में। देखें, एक बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट जो है ना वो हिंदुस्तान से भी खबरें जो आ रही हैं और चाइना और सफारती कम्युनिटी जो बता रही है वो एक बहुत ज़बरदस्त तरीके आया है। जयशंकर वज़ीर ख़ारजा जो चाइना हॉक समझे जाते हैं, जिस तरीके से अभी ऐसी मीटिंग से 72 घंटे पहले वो चाइना गए और जिस तरह की गुफ्तगू वहाँ पे की है, वो तो बड़ा वाज़ेह तौर पे लग रहा है कि एक ऑलिव ब्रांच चाइना ने ऑफ़र किया है। और ये उसका तनाज़र आमना ये बन रहा है कि वो बहुत ज़्यादा मायूस हुए हैं अमेरिका के साथ, के स्ट्रेटेजिक मफादात हमारे उनके साथ हैं, हमारे अमेरिकन, लेकिन हमें सपोर्ट नहीं किया गया। अब उनको लग रहा है कि चाइना के साथ ताल्लुकात ख़राब होने की वजह से इकनॉमिक कंडीशन बड़ी वर्सन हुई हैं। सबसे बड़ा मसला उनका इकनॉमिक कंडीशन जहाँ ख़राब हुई आमना ये हुआ कि वहाँ के इंडस्ट्रियलाइजेशन में बहुत फ़र्क आया, क्योंकि चाइना ने जिस तरीके से रेयर अर्थ मटीरियल उनके पास आपको पता है 70% दुनिया का है, उन्होंने जहाँ और रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं हिंदुस्तान में भी लगा दी हैं, तो उनको बड़ा नुकसान और उनकी ऑटो इंडस्ट्री में, उनके कंप्यूटर में और बेशुमार जो चिप्स बनते हैं उसके हवाले से। तो एक इनको ये हो रहा है। दूसरा ये हो रहा है कि ये जो अभी अरुणाचल प्रदेश की बात हुई है, देखें ये पहलगाम के बाद पलमाम गाम के बाद वो जो आपने देखा जो क्लैशेस हुए थे 2020 में पहलगाम में, तो पलगाम में, तो उसके बाद से ये उनका पहला दौरा है। और ये कहा जा रहा है कि ऑलिव ब्रांच के तौर पे ये चाइना ने हिंदुस्तान ने चाइना को ऑफ़र किया कि जी ठीक है बैठ के मसले का हल करते हैं। और दूसरी तरफ इत्तलात आ रही हैं कि अरुणाचल प्रदेश में जहाँ पे वो कहा जा रहा है तकरीबन 40-45% इलाका उन्होंने ले लिया और डिफरेंट उन्होंने नाम भी चाइनीज़ ने अपने नाम कर लिए हैं, उससे बिल्कुल बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ हिंदुस्तान में और मोदी हुकूमत के ख़िलाफ़। दूसरा ये कहा जा रहा है कि जी बॉर्डर क्लैशेज़ को चाइना ने बड़ा वाज़ेह तौर पे मैसेज दिया है कि इसको इशू ना बनाएं, आप बैठ के बात करें, हमारे भी आपके साथ डिफरेंसेस है, आपको हमारे साथ बारे में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, तो इसका तरीका बैठ के बात करने का नारेबाजी का नहीं है। तो अब ये कि कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान अब ये ताल्लुकात को बैलेंस करना चाहता है चाइना और अमेरिका के दरमियान, और उनको लग रहा है कि ये ग्लोबल साउथ में चाइना एक बड़ा हिस्सा है। अगर उसको हम इग्नोर करके पाकिस्तान बैशिंग की तरफ चले जाते हैं तो हमारी मुश्किलात होगी। एक तरफ बिल्कुल ठीक बात है कि जो कहा जा रहा है
मोदी 75 साल का भी हो रहा है, शायद कुछ मिस एडवेंचर करने की भी सोच रहा है, लेकिन साथ साथ जो चाइना से जो दबाव वहाँ आ रहा है उनके ऊपर, एक तो अभी देखें जो पानी के सतह पे जो मामला हुआ, आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले एक बहुत बड़े उनके नाम मैं भूलता हूँ, चाइनीज स्ट्रेटेजिस्ट हैं और वो तजिया निगार भी हैं, उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे कह दिया था कि हम अपर रिपेरियन कंट्री हैं और पाकिस्तान आपके बारे के नीचे लो रिपेरियन कंट्री है और आप हमारे बाद लो रिपेरियन कंट्री यानी इंडिया, अब पानी पाकिस्तान का बंद करेंगे तो हम ऊपर बैठे हैं तो हम आपका पानी भी बंद कर सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज था हिंदुस्तान के लिए कि ये सब कुछ करना उनके लिए मुमकिन नहीं है। अब बदलते हुए हालात में आमना लग रहा है कि चाइना जो है ना वो अपनी जिस तरीके से उसमें हिंदुस्तान की पॉलिसी में शिफ्ट आ रहा है, वहाँ की स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी कह रही है कि ये हमने जो यकतरफा तौर पे चाइना के ख़िलाफ़ हुए हैं हमारे लिए नुकसानदेह है। एक तो बहुत ज़्यादा चाइना के ख़िलाफ़ बोल के हमने चाइना और पाकिस्तान को एक जगह इकट्ठा कर दिया, दूसरा अमेरिका से भी कुछ नहीं मिला। तो अच्छी बात है अगर ये वहाँ सेंस प्रिवेल कर जाती है और जयशंकर जैसे हॉक हट जाते हैं सामने से, तो शायद मेरा ख्याल है अल्टीमेटली ये रीजन जो है ना ये जंग के अदानों से बाहर निकल सकता है। कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं जी अब्दुल्ला साहब? जी, मैं इसमें गुजारिश ये करना चाह रहा था, उनका नाम है डॉक्टर गाओ, जिसका जिक्र अभी कर रहे हैं, लेकिन जो अहम बात है वो ये देखें कि जब से इंडिया पाकिस्तान जंग हुई है उसके बाद एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट आया है और मैं हमेशा ये कह रहा हूँ कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो इट इज़ अबाउट टू हैपन। लेकिन उसके अंदर जो आप देखें कि जो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर इंडिया को जो एक रोल दिया गया था नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का, अब लगता यह है कि अमेरिका ने उससे बस कर लिए क्योंकि भारत इस काबिल नहीं था। इसलिए भारत अब अपने नए एवेन्यूज तलाश कर रहा है, उसी तरीके से जिस तरीके से जब सोवियत एम्पायर जो है उसका कलैप्स हुआ अफगानिस्तान में, तो इन्होंने भाग के जो है वो अमेरिकी जहाज के ऊपर पनाह ली। लेकिन जब अमेरिकी जहाज जो है जब उनको कुछ नहीं दे रहा और उनको जो है ट्रेड टैरिफ के ऊपर भी मार रहा है और साथ ही साथ जो उन्होंने ये कहा है कि रशिया के ऊपर हम 100% जो है वो लगा देंगे और साथ ही साथ टैरिफ इंक्रीज करेंगे, उन ममालिक के ऊपर भी 10% मजीद टैरिफ ऐड होगा जो रशिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं। इस टाइम पे $72 बिलियन का जो है वो ट्रेड है रशिया के साथ इंडिया का। अब इंडिया जो है वो ये सोचने के ऊपर मजबूर है कि ये ऐसी सूरत में हम कहाँ जाएंगे। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि जो हालात और वाकयात जो बता रहे हैं वो ये लग रहा है कि इंडिया भी अब अपना एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो है वो चेंज करने वाला है और अमेरिका को वो पहचान गया है, क्योंकि जाहिर है अमेरिका की दोस्ती जो होती है वो ज्यादा देर की नहीं हुआ करती और जिस तरीके से वो अमेरिका उनके ऊपर जिद कर रहा है कि असला खरीदो, F-35 आपको याद है कि बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप ने जो है उनको ऑफर कर दी है और भारत ने अभी तक उसका कोई मस्बत जवाब नहीं दिया, जबकि उनकी एयरफोर्स क़यादत जो है वो जनरल जो अमेरिका का तो एक बयान है बहुत क्लियर है। और हमने एक और चीज भी कहा जा रही है इंडिया के बारे में, हमने कहा जा रहा है कि एससीओ में इंडिया जो है ना वो एक कैंसर की हैसियत इख्तियार कर गया, क्रॉनिक कैंसर। तो ये भी हिंदुस्तान में एक बड़ा शिद्दत से इस बात को लिया जा रहा है कि एससीओ के फोरम में लगता है कि इंडिया को निकालने की कोशिश की जा रही है और सब लोग उनको वहाँ ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की आइसोलेशन हर अपना फोरम पे जो है ना वो कम होती चली जा रही है। ठीक, थैंक यू सो मच एहतशाम साहब और अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, बड़ा अहम तजिया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाजरीन। सोशल मीडिया पर वायरल बलूचिस्तान की इस वीडियो को गैरत के नाम पर कत्ल से जोड़ा जा रहा है, लेकिन हम ये कहेंगे ये गैरत का कत्ल है, ये बेशर्मी है, बेगैरती और दरिंदगी है। बानो बीबी जिसकी आंखों में मौत का खौफ नहीं सिर्फ वकार था, छूने नहीं सिर्फ गोली की इजाज़त है। बानो बीबी ये कहकर ऐसे चली गई जैसे हक पर चलने वाले जाते हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और कबायली सरदार समेत 11 मुल्जिमान गिरफ्तार किए जा चुके हैं। FIR में दहशतगर्दी, कत्ल और खौफ फैलाने की दफात शामिल की गई हैं। इस हवाले से बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने नोटिस भी ले लिया। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और IG बलूचिस्तान को कल अदालत में तलब कर लिया गया है। मगर सवाल यह है कि क्या बानो बीबी को इंसाफ मिल सकेगा? अगर इंसाफ होता तो फिर ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में गैरत के नाम पर 405 बेटियां कत्ल ना होती, जिनमें पंजाब में 168, सिंध में 151, खैबर पख्तूनख्वा में 52, बलूचिस्तान में 19 और इस्लामाबाद में 2 गैरत के नाम पर कत्ल के वाक़यात रिपोर्ट हुए। ये कातिल कौन सी गैरत के वारिस हैं और आखिर ये दरिंदगियाँ कब रुकेंगी? और आपसे ये बात कर रही हूँ उस वक्त एक और ख़बर हमारे सामने आ जाती है और वो है कि हम देख रहे हैं कि KP में भी एक ऐसा ही वाक़या जिसमें एक मैरिड कपल को गैरत के नाम पर गैरत का कत्ल करते हुए उनका भी कत्ल कर दिया गया। सो इस तरह के वाक़यात ये कोई नए नहीं हैं। ये जो फिगर्स हमने आपके सामने रखे हैं
ये दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, ये एक्यूरेसी इनमें नहीं है, ये वो हैं जो रिपोर्ट होते हैं, जिनको कैमरे की आंख में अक्सर कैप्चर कर लिया जाता है या फिर FIRs के थ्रू हम देखते हैं कि ये मामला हाईलाइट हो जाते हैं। पिछले हम देख रहे हैं कि माह में पिछले हफ्ते की अगर हम बात कर लें, लाड़काना में भी एक ऐसा ही कत्ल हुआ। सब पूरे मजमूई तौर पर मुल्क में ऐसे मामला चल रहे हैं और इसमें बढ़ने की वजह क्या है बेसिकली, कहाँ पर हम देख रहे हैं कि लूप होल्स हैं जिनको हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है। इसी पर बात करने के लिए हमाद रुहेला लीगल एक्सपर्ट और तज्ज़ियाकार हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच हमाद। ये बहुत ही दिलखराश वाक़या है, लेकिन ऐसे जो हीनस क्राइम्स हैं, आप क्या समझते हैं कि कवानीन की अदम मौजूदगी या ये कवानीन जस्टिस सिस्टम में हमारे इतने लूप होल्स हैं जिनको हम एड्रेस ही नहीं कर पा रहे कि धड़ल्ले से कोई भी आता है और किसी को भी मार दिया जाता है और उसके बाद सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो जाती है इन वाक़यात की। जी, आपने बहुत अच्छे अल्फाज का चुनाव किया। आपने बात के शुरू में कहा कि ये गैरत के नाम पे कत्ल नहीं, गैरत का कत्ल है। ये बहुत बेहतरीन तरीका है इस चीज को डिफाइन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए, क्योंकि जब हम इसको गैरत के नाम पे कत्ल कहते हैं या ऑनर किलिंग कहते हैं तो हम इन अ वे इसको जस्टिफाई कर रहे होते हैं। और ये इंतहाई दिलखराश वाकयात हैं, गाहे बगाहे हमारे सामने आते रहते हैं। हम देखते रहते हैं कि हमारे मुल्क में इस किस्म के वाकयात होते रहते हैं। ये जो हालिया वाकया है ये भी इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। कोई भी जी शऊर इंसान इसकी मजम्मत के बगैर नहीं रह सकता। जहां तक ये ऑनर किलिंग जिसको हम कहते हैं, जो गैरत का कत्ल जिसको आपने कहा है, बहुत अच्छा कहा है, इसकी बात अगर हम करें तो ये लीगल मामला तो है, ये रिलीजियस मामला भी है, ये कल्चरल सोशल मामला भी है और मेरे नजदीक साइकोलॉजिकल और मेंटल मामला भी है। कोई भी मजहब, खास तौर पर हमारा मजहब, खास तौर पर हमारे मजहब के अंदर, खास तौर पर हमारा कानून, कोई भी महज़ब मुआशरा इस चीज की इजाजत नहीं देगा कि कोई भी शख्स कानून को अपने हाथ में ले ले या किसी दूसरे इंसान के बारे में ये फैसला कर ले कि अब उसकी जिंदगी खत्म कर देनी चाहिए और इस फैसले के ऊपर अमल करते हुए उसकी सांसें भी छीन ले। अगर वो ऐसा कोई भी अमल करता है तो वो इंतहाई गैर अखलाकी तो है ही, गैर इंसानी अमल भी है, गैर कानूनी अमल भी है और वो मजहब की भी खिलाफ वर्जी है। कोई भी जिरगा हो वो ऐसा फैसला कर दे तो इस अमल की जस्टिफिकेशन फिर भी नहीं हो सकती, इसको कानूनी रंग नहीं दिया जा सकता। अगर कानून के जैसे आपने बात की कि उसके क्या लूप होल्स हैं, क्या एग्जिस्टिंग इश्यूज हैं, तो उसके ऊपर अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो सोवरेन लॉ है हमारे मुल्क में, एटलीस्ट थियोरेटिकली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंदर तो बड़ा वाज़ेह तौर पर आर्टिकल 9 में लिख दिया गया है कि हर शख्स की जान का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, ये उसका फंडामेंटल राइट है। और इसी आर्टिकल 9 से एक आर्टिकल पहले आर्टिकल 8 में भी लिख दिया गया है कि कोई भी रस्म, कोई भी रिवाज, कोई भी रिवायत अगर वो इन फंडामेंटल राइट के खिलाफ जाती है तो वो रस्म, रिवाज और रिवायत गैर कानूनी तस्वुर होगी। मगर फिर भी हम देख रहे हैं कि ये फंडामेंटल राइट जो है इसकी खिलाफ वर्जी होती है और ये जो गैर कानूनी रस्म और रिवाज हैं ये इस हद तक ताकतवर हो गए हैं, ये अदालती अहातों में भी खवातीन का पीछा करते हैं। आपके सुनने वालों को याद होगा 2014 में गालबन फरजाना बीबी का मुकदमा हमने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट के अहाते में या गालबन उसके बिल्कुल सामने उनके ऊपर पत्थरों से हमला कर दिया गया, उनकी जान ले ली गई। इसी तरीके से फरजाना सामिया बीबी का भी एक मुकदमा था जिसमें उनके रिश्तेदारों ने वकील के दफ्तर के ऊपर हमला कर दिया और उस खातून की जान ले ली। तो जहां ऐसे वाकयात होते हैं वहां हमारी अदालतें फैसला भी बारहा बहुत क्लियरली देती रही हैं कि ये गैरत के नाम पे जो कत्ल किए जाते हैं ये कत्ल भी जस्टिफाइड नहीं है, सोशल ग्राउंड्स पे नहीं है, लीगल ग्राउंड्स पे नहीं है, इनको जुर्म ही तस्वुर किया जाएगा। हमने कानून साजी की भी जो आप बात कर रही थी, मैं उस तरफ आता हूँ। कानून साजी करने की भी हमने गाहे बगाहे कोशिश की है कि इस इशू को एड्रेस किया जाए। 2004 में हमने कवानीन को सख्त करने की कोशिश की, लेकिन फिर हमने देखा कि ये जो माफी का कॉन्सेप्ट है इसका गलत इस्तेमाल होता रहा है हमारे यहाँ और इस पर तब भी आवाज उठती रही है। इस जुर्म के अंदर क्योंकि मारने वाला और मरने वाला एक ही खानदान से होता है, इसलिए माफी का रास्ता आसान होता है, उसको उस आसान रास्ते को अब्यूज किया जाता रहा है जिसके ऊपर हमेशा बात की जाती रही। 2016 में जब कंदील बलोच का वाकया हुआ तब लोगों को लगा कि ये अब एक टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि उस वक्त सोशल प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया था। दोबारा कानून में अमेंडमेंट कर दी गई थी कि अगर अब माफी हो भी जाती है तो ताजीर के कानून के तहत उम्र कैद की सजा जरूर दी जाएगी। मगर ये वाकया जिसको हम समझते थे कि टर्निंग पॉइंट हो और जिसकी लेजिस्लेशन को हम समझते थे, जिसके नतीजे में होने वाली लेजिस्लेशन को के बारे में कहा गया कि ये टर्निंग पॉइंट होगा, उस मुकदमे में भी मुल्जिम बरी हो गया है। तो ये बात हमें समझनी चाहिए कि हम ये जो रिएक्शनरी लेजिस्लेशन करते हैं, अगर मैं आपकी इजाजत से ये बात मुकम्मल कर लूं, जो हम रिएक्शनरी लेजिस्लेशन करते हैं, जो नी जर्क रिएक्शन हम देते हैं लेजिस्लेशन के अंदर स्पेशल कवानीन के थ्रू, स्पेशल इदारों के थ्रू, स्पेशल कोर्ट्स के थ्रू, तो उसका फायदा हमें तब तक नहीं होगा जब तक हम एग्जिस्टिंग लॉज की इंप्लीमेंटेशन यकीनी ना बनाएं।
अगर आपके पास वक्त हो तो मैं 2-3 चीजें हाईलाइट करना चाहूंगा। हमारे कानून के अंदर प्रोवोकेशन के बारे में बात की जाती है, हमारी अदालतें उसको एक मिटिगेटिंग फैक्टर के तौर पर एड्रेस करती हैं, लेती हैं, जबकि बाकी दुनिया में इसका स्कोप बहुत नैरो कर दिया गया है। खासतौर पे अगर यूके में देखा जाए तो 2009 के कानून में इसको बहुत ज्यादा नैरो कर दिया गया है। हमें भी चाहिए कि हम उसको सामने रखते हुए रहनुमाई लें। विटनेस प्रोटेक्शन का ही कोई कानून हमारे यहाँ उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं है किया जाता। हमारे गवाही ही देने वाले अगर मुकर जाएं या कोई मुतजाद बयान जान कर दे दें तो कोई भी दुनिया की अदालत उस मुकदमे में फैसला नहीं दे सकती, मुल्जिम को सजा नहीं दे सकती। और अगर हम इन इश्यूज का मामला को दुरुस्त नहीं करेंगे, खासतौर पर ये जो पैरेलल सिस्टम जिरगों का हमारे यहाँ चलता है, बिल्कुल मैं इसी तरफ आने लगी थी। ये जो हमने एक ट्राइबल सिस्टम बना रखा है जिसमें हमने ऐसे फिरौन नुमा लीडर्स देखे हुए हैं जो जालिमाना हुक्म सुना देते हैं और उस पर अमल करना जरूरी हो जाता है। वहां पर तो हम देखते हैं कि लॉ भी है, वो भी बेबस हमें दिखाई देता है। इनका खात्मा किस तरह से मुमकिन किया जाए, क्योंकि ये एक सोसाइटल इशू बन चुका है और ये हम देख रहे हैं कि इसकी जड़ें बैठ चुकी हैं, बी इट सिंध, बी इट बलूचिस्तान, या आप केपी की बात करें और पंजाब में भी ऐसे कई इलाके हैं। जी मैं बिल्कुल उसी तरफ अर्ज कर रहा हूँ कि जो जिरगों का सिस्टम, एक पैरेलल सिस्टम हमने बना दिया है, जिसको हम अक्सर औकात हमारे लोग इसको डिग्निफाई करते हुए भी नजर आते हैं। जब तक ये चलता रहेगा इंसाफ नहीं हो पाएगा। ऐसे जिरगे जहां ट्रायल नहीं होता, ऐसे जिरगे जहां खवातीन की रिप्रेजेंटेशन नहीं होती, और ऐसे जिरगे जहां पर फिर पुलिस भी उनके खिलाफ किसी सोशल प्रेशर की वजह से या किसी और वजह से कार्रवाई नहीं करती, उनकी रिपोर्टिंग नहीं होती, जब तक वो चलते रहेंगे ये इंसाफ के खिलाफ एक थ्रेट हमारा जारी रहेगा। हम इसको नहीं निपटा सकेंगे। हमें चाहिए कि हम इस इशू को रिजॉल्व करें। अगर नहीं करेंगे तो जैसे कोहिस्तान का मामला हमारे सामने आया था, उसमें भी जिरगे ने एक फैसला सुना दिया था। ऐसे मामला जब तक हम एग्जिस्टिंग लॉज को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, उनको एम्पावर नहीं करेंगे, तो ये पैरेलल सिस्टम्स हमारे मजबूत होते जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच हमाद। इस पर आपने बड़ा अहम तज्ज़िया और कानूनी तौर पर हमें कहाँ पर किन कमियों कोताहियों का सामना है, इस पर आपने बात की। प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे ज़ाहिर जाफ़र। ये एक केस जो बड़ा हाईलाइट हुआ जिसने नूर मुकद्दम को बेदर्दी से कत्ल किया। अब ये ज़ाहिर जाफ़र सदर पाकिस्तान से रहम की अपील की तैयारी कर रहा है। अडियाला जेल से मेडिकल बोर्ड की तश्कील की दरख्वास्त दी गई है ताकि मुजरिम को जहनी मरीज करार देकर सज़ा में नरमी की राह निकाली जा सके। लेकिन क्या जहनी मरीज जो 27 साला नूर मुकद्दम को पहले तशद्दुद का निशाना बनाता है, फिर सर कलम कर देता है, क्या ऐसे दरिंदे को माफ़ी मिलनी चाहिए जो इंसानियत का, एतमाद का और किसी की बेटी का बेदर्दी से कत्ल कर दे? कोर्ट्स ने तो इस दरिंदे को माफ़ी के काबिल नहीं समझा। इसे ट्रायल कोर्ट से सज़ाए मौत हुई है। हाई कोर्ट ने इस सज़ा को बरकरार रखा। फिर उसके बाद नूर मुकद्दम के वालिदैन ने सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ की मुश्किल और सबर आजमा जंग लड़ी। बिल आखिर अदालत ने फैसला दिया कि ये सोचा समझा कत्ल है जिसकी सज़ा सिर्फ डेथ सेंटेंस है, मौत है। और अब वही कातिल जिसने किसी पर रहम नहीं किया खुद रहम का तलबगार है। क्या हम ऐसे दरिंदे को माफ़ कर देंगे जो शायद फिर वार करने को तैयार हो? लेकिन सवाल ये भी है कि क्या दरिंदगी को जहनी बीमारी का कहकर इंसानियत का कत्ल जायज़ किया जा सकता है? इसलिए हर किसी का मुतालबा है कि ज़ाहिर जाफ़र को माफ़ी नहीं, इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए ताकि आइंदा किसी को ऐसी दरिंदगी करने की इजाज़त ना हो, की जुर्रत हो। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। आपसे इंशाल्लाह हम कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।